हेलो नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। सबसे पहले आज जो वीडियो बनाया जा रहा है वो क्लास 12th के लिए, जो बच्चे 11th से पास आउट हो गए हैं या 11th के इनके पेपर हो गए हैं, वो अब 12th में आने वाले हैं। 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, 2025 में 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये सेशंस की शुरुआत की गई है। ये सेशन अब डेली बेस पर आपके सामने आएगा। पिछले साल कुछ व्यस्तताएं रहीं, बहुत ज़्यादा ऑफलाइन बैच हो गए थे, इसलिए यूट्यूब पर प्रॉपर समय नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इस वाले सेशन में जो भी वीडियोस होंगे आपके पास रेगुलर फॉर्म में अगर होगा तो अल्टरनेटिव क्रम में मिलेंगे, लेकिन निश्चित ही आपके पास ये सारे वीडियो 2025 के लिए जो टारगेट हमने रखा है कि फिज़िक्स की जिम्मेदारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिजिक्स बाय आशीष सर की होगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। समय ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं और बात करते हैं पहले चैप्टर जो 12th में पूछा जाता है, जिसका नाम है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होता है आवेश की अवधारणा को। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है ये बेसिकली पहली यूनिट जो हमारी है, जिसका नाम है स्थिर विद्युत की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है जो पहली यूनिट है यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है कूलाम का नियम। जो पहली यूनिट है इसका नाम है स्थिर विद्युत की। क्या नाम है? स्थिर विद्युत की स्थिर विद्युत की यूनिट पहला है। इसमें हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इसमें हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं बेटा? 4 चैप्टर। इसमें जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा उसका नाम होगा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, और तीसरा जो चैप्टर होगा हमारे सामने वो होगा वैद्युत विभव, और जो चौथा चैप्टर होगा जिसका नाम होगा संधारित्र यानी कैपेसिटर। तो हमें पहली यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। 8 नंबर्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, और इस चैप्टर और इस यूनिट में पूरी जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी होगी बेटा, वो होगी आवेश की। तो आवेश को समझना हमारे लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि 4 चैप्टर जो भी हमारे सामने आने वाले हैं, उन 4 चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई भूमिका निभाएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी क्वांटिटी, कोई राशि का मान है, कोई भी जो भी डेरिवेशन हम करते हैं चारों चैप्टर में, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आवेश ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी मदद हो सके। इस तरीके से आप भी इस सेशन में अपनी कुछ भागीदारी निभा पाएंगे। यही हमारे लिए आपके द्वारा दिया गया उपहार होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आवेश की। सभी लोगों ने बेटा सुना होगा आवेश, चार्ज। घर पे भी बहुत सारे बार, बहुत डेली हम लोग बेसिकली ये वर्ड यूज करते हैं। चार्ज, मोबाइल चार्ज पे लगा दो या बैटरी चार्ज पे लगा दो, अगर टॉर्च डिस्चार्ज हो गई तो टॉर्च को चार्ज कर लो। इस तरीके से हम लोग चार्ज के बारे में जनरली अपने मुंह के द्वारा ये शब्द बराबर निकालते रहते हैं। लेकिन ये शब्द कहाँ से आया, कैसे ये चार्ज की उत्पत्ति हुई, कैसे क्या सीन रहा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो ये सब जानकारी हमें हमारी फिजिक्स देती है, जिसके बारे में हम आज पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है, कहाँ से आया, क्या इसका सीन होता है। चलिए समझते हैं सबसे पहले आवेश क्या होता है। आवेश को समझने से पहले हमें समझना होगा अपने आंतरिक गुणों को। किसको समझना होगा? आंतरिक गुणों को। आवेश को इंग्लिश में बेटा चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। और इसका जो नोटेशन होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग पूरी फिजिक्स में क्यू के द्वारा डिनोट करेंगे। क्यू के द्वारा इसको हम लोग प्रदर्शित करने वाले हैं आवेश को। तो जहाँ पे भी आपको बेटा क्यू दिख जाए तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, कहीं ना कहीं आवेश की बात हो रही है। ठीक है ना? इसके बाद अब हम चलते हैं कि आवेश होता कहाँ है, कहाँ से आया, कैसे क्या सीन हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना होगा आवेश की उत्पत्ति। आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का ये आंतरिक गुण होता है।
अब पदार्थ क्या होते हैं, तो आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को जानने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बातें हैं। पदार्थ बेटा ऐसा होता है जिसके पास द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान, अर्थात वजन कह सकते हैं हम उसको थोड़ी देर के लिए। जिसके पास द्रव्यमान होता है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसका हम क्या कर सकते हैं बेटा, अनुभव कर सकें, जिसको नाप या तौल सकें। क्या कर सकें बेटा, नाप या तौल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें बेटा पदार्थ कहलाती हैं। नाप या तौल सकते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हम अपनी दुनिया में देखते हैं, अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जिसका हम क्या होता है, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होने के साथ हम कह सकते हैं कि वो स्थान घेरता है। क्या करता है बेटा, स्थान घेरता है। अगर वो स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम कर सकते हैं, जिसे नाप तौल सकते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ के अंदर हमें मिलती है तो हम कह सकते हैं कि वो बेटा क्या है, पदार्थ है। सभी को पता है कि पदार्थ कितने टाइप के होते हैं बेटा, पदार्थ होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला जो टाइप होता है वो होता है ठोस। क्या होता है, ठोस। दूसरा जो टाइप होता है बेटा वो होता है द्रव, और जो तीसरा टाइप होता है उसे हम लोग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गैस कहते हैं। अब सभी को पता है कि ठोस पदार्थ वे होते हैं जो जिनके पास क्या होता है बेटा, आकार होता है। क्या होता है, आकार और आयतन। क्या होता है, आकार और आयतन। अगर दोनों चीज़ें क्या हों बेटा, निश्चित हों, दोनों चीज़ें जिस पदार्थ की निश्चित हों उसे हम लोग बेटा क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। द्रव्य क्या होता है बेटा, जिसका आयतन तो निश्चित हो, क्या हो, आयतन तो निश्चित हो, लेकिन आकार कैसा हो, अनिश्चित हो। आकार कैसा हो, अनिश्चित हो, तो हम कहेंगे कि वो जो पदार्थ है वो क्या है, द्रव है। अगर किसी पदार्थ के पास आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हों, आकार और आयतन दोनों चीज़ें क्या हों बेटा, अनिश्चित हों, तो हम कहेंगे कि वो क्या पदार्थ है, गैस है। जैसे इन सब के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हम इसके बहुत सारे से एग्जाम्पल आपके सामने ला सकते हैं। कैसे, ये मार्कर हम लिए हैं बेटा, कैसा है, ठोस है, ठोस है। आप ईंट लेते हो, ईंट, पत्थर, ये सब क्या है बेटा, ठोस है, ठोस है। द्रव में आप क्या ले सकते हो, तेल ले सकते हो बेटा, तेल है, पानी है, दूध है, ये सब क्या हैं आपके द्रव हैं। और गैस में जैसे वायु है, जैसे वायु है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है बेटा, गैसेस हैं। इनको थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे ये हमारे पास मार्कर है, ठोस है बेटा, इसका आकार ऐसा ही है, आयतन ऐसा भी रहेगा। चाहे आप यहाँ पे ले जाओ, चाहे मामा के यहाँ, चाहे फूफा के यहाँ, कहीं पे भी इसको ले जाओ, इसका ना आकार बदलेगा बेटा, ना आयतन बदलेगा, इसलिए ये क्या बन गया, ठोस बन गया। द्रव्य क्या होते हैं, जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित। जैसे मान के चलिए ये हम चाय पी रहे हैं, तो चाय पीने का प्रोसेस ये है कि ये जो चाय है वो क्या है, लिक्विड है। लिक्विड का मतलब क्या है कि इसमें जितनी चाय भरी है, जितनी इसमें चाय भरी है, इसका क्या हो गया बेटा, आयतन हो गया। तो अगर ये चाय अभी इस कप में है, अगर हम इसको गिलास में डाल देंगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, अगर हम बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी जैसी हो जाएगी चाय, अगर हम इसको बोतल में डाल देंगे तो बोतल जैसी हो जाएगी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि बेटा इनका आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है। आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन आयतन जितनी चाय इसमें ली है उतनी चाय बेटा बोतल में होगी, उतनी ही चाय क्या होगी, बाल्टी में होगी, उतनी ही चाय आपकी गिलास में होगी। इससे उसमें डालेंगे तो क्या इसमें चाय का परिवर्तन आएगा, मतलब आयतन का परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब ये हो गई आपकी क्या, द्रव। इसी तरीके से जो आपकी गैस होती हैं, गैस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे आपने कोई सिलेंडर देखा होगा बेटा, सिलेंडर क्या होता है, जब उसमें गैस भरी जाती है तो गैस भरने के बाद उसका आकार ले लेती है, उसको अगर खुला छोड़ देंगे तो उसमें पूरी गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होती हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ को समझाने का हमारा जो मोटिव था वो ये है बेटा कि कोई भी चीज़ अगर आप देखते हो अपने ब्रह्मांड में, अपने सामने जो भी चीज़ आप देखते हो वो सब क्या है बेटा, पदार्थ है। पदार्थ के बाद जो बात आती है वो है आवेश। जो होता है वो किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। पदार्थ को समझाने के लिए बेटा हमें ये बातें करनी पड़ी कि हम कह देते पदार्थ आंतरिक गुण है, तो आप यही नहीं समझ पाते अगर पदार्थ होता क्या है, तो आप आगे की बातें नहीं समझ पाते हैं। तो हम जो भी चीज़ आपको समझाएंगे, जो भी चीज़ हम आपको बताएंगे, उसके अंदर तक डीपली जाएंगे, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहाँ पे भी दिक्कत आती है आपको पूछ लीजिए। चलिए बात करते हैं आवेश की। आवेश क्या है, पदार्थ का आंतरिक गुण है। क्या है, पदार्थ का आंतरिक गुण, पदार्थ का आंतरिक गुण है। ये क्या है, आंतरिक गुण। आंतरिक गुण मतलब इनिशियल प्रॉपर्टी है ये किसी भी पदार्थ की। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं। गुण होने का क्या मतलब है, जैसे आपके पास दुख का गुण है या आपके अंदर हंसी है, वो बाहर कब आती है बेटा, जब आपके सामने कोई हंसी वाली बात कही जाए तो आपको अपने चेहरे के द्वारा हंसी एक्सप्रेस करते हैं आप। आपको कोई टीचर्स डांट दें या मम्मी पापा कुछ कह दें तो फिर क्या होता है, दुख होता है। तो दुख पहले से आपके अंदर मौजूद था,
वो बाहर कब आया? जब किसी ने कुछ कहा, किसी ने दूसरा एक्सप्रेशन किया, तब वो गुण आपके द्वारा क्या हुए? बाहर आए। तो इसी तरीके से आवेश भी क्या होते हैं? किसी पदार्थ के अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। आवेश का गुण किसी पदार्थ का उसके अंदर मौजूद होता है। ये होता कब है? फिर ये बाहर कैसे आता है? ये बाहर जब आता है जब इसके साथ की जाती है छेड़ाखानी। छेड़ाखानी करने का मतलब है इसको रब किया जाए, अर्थात रगड़ा जाए, किसी भी पदार्थ को क्या किया जाए? रगड़ा जाए, तब होती है आवेश की उत्पत्ति। ठीक है। दूसरी बात बेटा, जो आवेश होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जिसके कारण ये किसी हल्की पदार्थ को, जिसके कारण ये हल्के पदार्थ को या कण को, हल्के कणों को आकर्षित करता है। हल्के कणों को क्या करता है? आकर्षित करता है। हल्के कणों को आकर्षित करता है। तो ये गुण कहलाता है बेटा आवेश का गुण। क्या कहलाता है? आवेश का गुण। तो आवेश की बात समझ में आ गई। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो छोटी छोटी चीज़ों को या छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है, ये उसका गुण कहलाता है आवेश, यानी चार्ज। ठीक है। जैसे बचपन में ये वाली कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी, ये वाली आपने अपनी थ्योरी ज़रूर की होगी कि हम लोग क्या करते थे? पेन को रगड़ते थे, उससे छोटा सा कागज़ हम लोग उठाते थे। छोटा सा कागज़ हम लोग क्या करते थे? उठाते थे। तो हम देखते थे कि जो कागज़ है वो बहुत आसानी से क्या हो गया है? आपके पास उठ गया है। देखो बेटा, ये देख पा रहे हो आप, देखो ये कागज़ है, इसके ये जो है इसमें चिपक गया कि नहीं चिपक गया? तो ये जो कण था छोटा सा, इसने इसको क्या किया? उठा लिया। पहले जब हम इसको साधारण फॉर्म से अगर उठाते, अगर हम इसको रगड़ते नहीं, ऐसे रगड़ने के बाद हम जब ने इसको उठाया तो ये उठ पा रहा है, लेकिन बिना रगड़े अगर हम इसको उठाएं, देखो साइड से उठा रहा है तो नहीं उठ पा रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि रगड़ने के बाद इस मार्कर के में क्या हो गया? आवेश का गुण आ गया है। इस पदार्थ में क्या हो गया? इस मार्कर में आवेश का गुण आ गया, जिसके कारण ये छोटे से पार्टिकल्स को उठा पा रहा है। तो यही क्या है बेटा? आवेश की प्रक्रिया है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए बात करते हैं कि आवेश कैसे आया, कैसे क्या सीन हुआ। इसके लिए बेटा किए गए कुछ प्रयोग। क्या किए गए? कुछ प्रयोग। दो प्रयोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हम लोग आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रयोग क्या हुआ? वैज्ञानिक ने ये किया एक्सपेरिमेंट कि उसने क्या किया? ये कांच की रॉड ली। क्या ली? कांच की छड़। ऐसे ये कांच की छड़ हो गई। कांच की छड़ लेने के बाद उसको रगड़ा गया बेटा रेशम के कपड़े से। रेशम बोले तो सिल्क एक तरीके से ऊन टाइप्स को हम मान सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने अभी मार्कर को किससे रगड़ा था? बालों से रगड़ा था। इसी तरीके से कांच की छड़ को रगड़ा गया किससे? रेशम से। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया और उसको टांगा गया एक धागे के सहारे। किसके सहारे? धागे के सहारे। मान लीजिए ये धागा है, धागे के सहारे एक जो छड़ थी उसको हमने क्या किया? रगड़ने के बाद लटका दिया। यहाँ पे कोई रेशम का कपड़ा था अपने पास, उससे हमने रगड़ा और इसको टांग दिया। तो ये देखा गया बेटा कि इस जो कांच की छड़ थी उस पर चार्ज आ गया था। कौन सा? प्लस। कौन सा चार्ज आ गया था बेटा? प्लस। ये कैसी छड़ है? कांच की छड़ है। कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है बच्चा। और यहाँ पर जो पदार्थ दूसरा लिया है ये क्या है बेटा? रेशम है। क्या है? रेशम है। तो रेशम से अगर इसको रगड़ा गया तो ये देखा गया कि रेशम पर जो चार्ज आ गया था बेटा वो कैसा आ गया था? माइनस आ गया था। ठीक है ना। आवेश कैसा आ गया था? ये ऋणावेशित हो गई थी रगड़ने के बाद, और जो कांच की छड़ थी वो क्या हो गई थी? पॉजिटिव। दूसरा प्रयोग ये किया गया बेटा कि हमारे पास एक और पदार्थ था जिसका नाम था आम्बूस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एबोनाइट। उसकी छड़, एबोनेट क्या होता है सर? एबोनाइट जैसे प्लास्टिक होता है, जैसे कांच होता है, इसी तरीके से एक पदार्थ का नाम होता है एबोनाइट। उसको रगड़ा गया बेटा बिल्ली की खाल से। किससे रगड़ा गया? बिल्ली की खाल से। और उस एबोनाइट की छड़ को भी धागे के सहारे हमने क्या किया बेटा? लटकाया। लटकाने के बाद ये देखा गया कि ये वाली जो छड़ थी किसकी है बेटा? एबोनाइट की, आबनूस की। आबनूस या एबोनाइट भी बोलते हैं। एबोनाइट की जो छड़ थी उसको रगड़ा गया बेटा किससे? बिल्ली की खाल से। किससे रगड़ा गया? बिल्ली की खाल से। तो ये देखा गया बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद कि जो आपके पास एबोनाइट की छड़ थी वो थी नेगेटिव, और जो बिल्ली की खाल थी वो थी पॉजिटिव। कैसे क्या हुआ सब अभी आपके सामने चर्चा हम लोग करेंगे। इतनी बातें कि आपको क्लियर हो गई प्रयोग द्वारा। जो प्रयोग फर्स्ट था उसमें यही हुआ, जो प्रयोग फर्स्ट था उससे ये हुआ कि बिल्ली कांच की छड़ को रगड़ा गया रेशम के कपड़े से। तो ये देखा गया कि कांच की छड़ कैसी हो गई थी बच्चा? पॉजिटिव। और रेशम कैसा हो गया था? नेगेटिव। हमने ये देखा कि आम्बूस पदार्थ की जो छड़ थी उसको रगड़ा गया बिल्ली की खाल से। तो ये देखा गया कि आबनूस की जो छड़ थी वो नेगेटिव हो गई थी और जो बिल्ली की खाल थी वो पॉजिटिव हो गई थी। अब इससे प्रयोगों द्वारा ये तो निष्कर्ष निकला, इसके बाद कुछ बहुत अजीब तरीके के निष्कर्ष निकले जिनके द्वारा हमें बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आएगा। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या किया इन्होंने
फिर क्या किया प्रोसेस, इसको समझना है। इसके बाद क्या हुआ बेटा, इसके बाद एक कांच की छड़ ली, फिर दूसरी कांच की छड़ ली, एक कांच की छड़ फिर दूसरे कांच की छड़, दोनों को उन्होंने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा। क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा। रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद दोनों छड़ों को बेटा क्या किया इन्होंने, दोनों छड़ों को लटकाया। क्या किया, दोनों छड़ों को इन्होंने लटकाया। मान के छड़िए ये आपके पास कांच की छड़ है, ये रही। एक और इन्होंने क्या किया, कांच की छड़ सेम ली, ऐसे दोनों कांच की छड़ों को इन्होंने क्या किया, दोनों छड़ों को इन्होंने लटकाया। दोनों छड़ों को क्या किया, लटकाया। तो आप ये देख पा रहे थे जैसे ही इन छड़ों को लटकाया तो ये छड़ें अपने आप ही दूर को भाग रही थी। क्या कर रही थी बेटा, अपने आप से क्या कर रही थी, दूर को भाग रही थी। इनको लटका रहे थे लेकिन ये क्या कर रही थी, भाग रही थी। भागने का क्या मतलब है बेटा, प्रतिकर्षित कर रही थी एक दूसरे को। क्या कर रही थी बच्चा, प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिकर्षित। दूसरा जो प्रयोग हुआ उसमें ये देखा गया जब एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया बिल्ली की खाल से और उसको टांगा गया, एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया बिल्ली की खाल से, उसको टांगा गया, तो ये देखा गया दो छड़ें ली किसकी, एबोनाइट की। एबोनाइट की दो छड़ें ली, उनको रगड़ा गया, रगड़ने के बाद उनको टांगा गया। तो ये एक और विचित्र कहानी यहाँ से निकल के आई। विचित्र कहानी ये थी बेटा कि एक दूसरे को कर रहे थे फिर से प्रतिकर्षित। क्या कर रही थी, एक दूसरे को फिर से प्रतिकर्षित कर रही थी, एक दूसरे को फिर से प्रतिकर्षित कर रही थी। ये दूसरा प्रयोग हुआ। थर्ड प्रयोग और ही इंटरेस्टिंग था, थर्ड प्रयोग और ही इंटरेस्टिंग था। इसमें क्या किया, यहाँ सेम सेम ले रहे थे, अब कहानी थोड़ी सी चेंज कर दी और हमने क्या किया, एक पदार्थ एक छड़ ली किसकी, कांच की, जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, जिस पर प्लस चार्ज था, और दूसरी छड़ जो हमने ली बेटा वो ली आपके एबोनाइट की। किसकी ली बेटा, एबोनाइट की, और इसको रगड़ के हमने टांग दिया। अब टांगने के बाद ये देखा और विचित्र कहानी यहाँ से निकल के आई कि अब ये दोनों छड़ें एक दूसरे को बेटा क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, यानी पास में खींच रही थी। आवेशित करके क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, आकर्षित कर रही थी एक दूसरे को, आकर्षित करती हैं। ठीक है, आकर्षित करना मतलब एक दूसरे को खींच रही थी। ठीक है बेटा, यहाँ से इतनी बातें आप लोगों को एकदम से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो अगली कहानी है फिर से सुनेंगे बेटा। क्या कहानी हुई, पहले कांच की छड़ को रगड़ा गया रेशम से, कांच पर प्लस चार्ज आया, रेशम पर नेगेटिव चार्ज आया। आवेश को रगड़ा गया और आवेश को रगड़ने के बाद एम्बूस को रगड़ा गया किससे, बिल्ली की खाल से। देखा गया आबनूस जो था उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया था और बिल्ली की खाल पे प्लस चार्ज आ गया था। दो छड़ें ली कांच कांच की बेटा, इनको पास में हम लोगों ने लटकाया। तो हम ये देख पा रहे थे लटकाने के बाद एक दूसरे को हटा रही थी ऐसे। फिर दूसरी कहानी हुई बेटा प्रतिकर्षित वाली, कौन सी, एबोनाइट की छड़ ली, दोनों को क्या किया, ऐसे लटकाया, लटकाने के बाद ऐसे लटक नहीं रही थी, एक दूसरे को हटा रही थी इस तरीके से। फिर क्या हुआ कहानी, एक हमने ली कांच की और दूसरी ली एबोनाइट की, दोनों को लटकाया। अब प्रोसेस दूसरी हो रही थी बहुत आश्चर्यचकित वाली, वो ये थी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रही थी, खींच रही थी। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि आवेश होते हैं दो प्रकार के बेटा। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, जो एक को कहते हैं हम धनावेश और दूसरे को कहता है बेटा ऋणावेश। पहले प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला बेटा कि जो सेम चार्ज होते हैं, चाहे प्लस हो चाहे, पहले और दूसरे प्रयोग से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो आपके पास आवेश होते हैं सेम चार्ज रिपल ईच अदर। क्या कहते हैं, सेम चार्ज रिपल ईच अदर, मतलब समान प्रकार के आवेश, अगर वो प्लस प्लस के हैं चाहे वो माइनस माइनस के हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब हटाते हैं। जबकि थर्ड प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला बेटा कि एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये एक बार में ऐसा नहीं है कि एक बार प्रयोग किया हो और आसानी से इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया हो, इसे कई बार देखा गया, लेकिन सेम प्रोसेस निकल के आ रही थी। प्लस प्लस को कई बार रगड़ के इन्होंने क्या किया, लटकाया, माइनस माइनस को रगड़ के इन्होंने लटकाया, प्लस माइनस को रगड़ के लटकाया। तो हम ये देख पा रहे थे बेटा कि प्लस प्लस एक दूसरे को हटा रहे थे, जबकि माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कर रहे थे बेटा, आकर्षित कर रहे थे। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन निकल के आए कि सेम चार्ज रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी बातें सभी लोगों को एकदम से क्लियर होंगी। ठीक है, ये हो गई आवेश की आपकी क्या उत्पत्ति। आवेश के प्रकार कितने बताए हमने, दो प्रकार बताए आपको, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। इसको नोट करना हो बेटा, कर लीजिए, इसको हटा रहे हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके सामने निकले आ रहे हैं। चलिए, इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है आवेश के प्रकार। तो हमने ये जाना आवेश कैसे आया, कैसे इसका सीन हुआ, आवेश क्या होता है, ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम से फिट हो गई होंगी। चलिए, आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज।
चार्ज। आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? हमेशा Q से। किससे प्रदर्शित करेंगे? Q से। आवेश के प्रकार होते हैं दो। कितने? दो। एक होता है बेटा धनावेश। क्या होता है? धनावेश। बोले तो पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होगा बेटा ऋणावेश। बच्चा क्या होगा? ऋणावेश। ऋणावेश बोले तो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना? कौन सा होगा बच्चा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो आवेश। अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें धनावेश आएगा, अगर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें तो नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम चार्ज बेटा क्या करते हैं? प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस यहाँ क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को हटा रहे हैं। प्रतिकर्षित नेगेटिव नेगेटिव बेटा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? हटाएंगे। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? प्लस माइनस एक दूसरे को करेंगे आकर्षित। ये दोनों कहानी क्या होंगी बेटा? प्रतिकर्षित वाली होंगी। प्रतिकर्षित वाली होंगी। और ये कहानी क्या होगी बेटा? आकर्षित वाली होगी। बच्चा क्या होगी? आकर्षित वाली होगी। ठीक है, इतनी बातें सभी लोगों को एकदम से क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं आवेश की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। आवेश की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आने का जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वो दरअसल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलने वाला है कि क्या कहानी है। कहानी ये है, आवेश की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा ये कहती है बेटा कि अगर अपने पास कोई आवेश है, अपने पास कोई तत्व है, जैसे कि पता है आपको 118 तत्व मौजूद हैं हमारे पूरी केमिस्ट्री में, पूरे ब्रह्मांड में। तो 118 तत्व होने का मतलब ये है, जैसे हाइड्रोजन है बेटा, हीलियम है, जैसे लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम है बेटा, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है। इस तरीके से हमने ये कुछ लिख लिया आपके सामने। ये सब जो पदार्थ हैं बेटा, ये पदार्थों की अपनी अपनी एक कहानी होती है। जैसे हाइड्रोजन अगर एक पे आता है तो इसका मतलब ये होता है बेटा इसके पास एक क्या है? न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। हीलियम 2 पे आता है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। ऐसे ही कार्बन अगर 6 पे आता है तो इसका मतलब ये है बच्चा कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। इसी तरीके से जो तत्व जितने नंबर पे आता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं बच्चा? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अवधारणा आप लोगों ने पढ़ी होगी। छोटी सी बातें और कर लेते हैं। एक कहानी सभी लोगों को पता होगी कि बेटा कोई भी तत्व होता है उसके पास परमाणु होता है। परमाणु के अंदर एक छोटा सा क्या होता है बेटा? धनावेश होता है। छोटा सा बीच में क्या होता है? धनावेश होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या? नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु है, कोई भी तत्व है उसके पास परमाणु जरूर होगा। उसके बाहर होती हैं बेटा बहुत सारी क्या? कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है बेटा क्या करता है? राउंड करता है। नाभिक के अंदर 2 चीज़ें होती हैं बेटा, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर से सुनिए बच्चा, कोई भी तत्व अगर अपने पास है उसके पास परमाणु होगा। परमाणु के अंदर एक बीच में धनावेश भाग होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसे हम लोग नाम देंगे नाभिक। नाभिक के अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी आपको, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक के बाहर क्या होंगी? कक्षाएं होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन राउंड करता रहता है। अब कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ हमारे पास होता है तो वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु के बाहर क्या होती हैं बेटा? कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन राउंड करता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बच्चा जो होता है वो एक बल द्वारा बंधा रहता है, जिसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। इतना प्रबल बल होता है, इतना प्रबल बल होता है कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कहीं भागने नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उत्पत्ति वाला होता है, कह सकते हैं कि पब्बी आदमी है, घूमता रहता है। यही इसी ने केमिस्ट्री बना दी है पूरी। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन ही भागेगा, इलेक्ट्रॉन ही आएगा, जो भी चीज़ें होंगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा होंगी। इसीलिए आवेश की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा बनाई गई। क्या कहती है? सुनेंगे जल्दी जल्दी से बेटा, बहुत आराम से सुनेंगे। क्या है? अपने पास कोई पदार्थ है या तत्व है, मान के चलिए अपने पास बेटा है सोडियम। क्या है बेटा? सोडियम 11 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया 2 8 1, यही होगा बेटा। इसका मतलब क्या है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। मान के चलिए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन ये इसको छोड़ के भाग गया। क्या किया? भाग गया या चला गया। यानी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा? बच्चा इसको त्याग दिया। तो सोडियम को लिखने का प्रोसेस बेटा ऐसा होगा, Na पॉजिटिव। बात समझ में आ गई बेटा? बच्चा बात समझ में आ गई। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर आता है बेटा धनावेश। कौन सा आवेश आता है? धनावेश। कौन सा आवेश आता है बच्चा? धनावेश आता है। मान के चलिए बच्चा अपने पास है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन आता है बच्चा 17 पे। जिसका पहले जो कक्षा होगी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में बच्चा 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान के चलिए बच्चा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं से इसके पास आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आ गया।
तो आ गया के बाद कहानी बच्चा ये होगी कि क्लोरीन को अब ऐसे ना लिख के बच्चा ऐसा लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चा, इस पर आ गया ऋणावेश। क्या आ गया बच्चा, ऋण आवेश आ गया। अर्थात कहीं आप एक तो कहना नहीं चाह रहे हैं सर कि अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए मतलब ग्रहण कर ले कोई तत्व तो उस पर आता है बच्चा ऋणावेश, अगर तत्व इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो बच्चा उस पर आता है धनावेश। बात क्लियर है क्या सभी को? क्या कहानी, इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा कोई तत्व तो आएगा धनावेश बच्चा, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो बच्चा उस पर आएगा ऋणावेश। इतनी बात क्लियर है? तो कहीं आप ये तो कहना नहीं चाह रहे हैं कि सर जब हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था तो कांच की छड़ प्लस हुई थी और जो आपकी रेशम था वो नेगेटिव हुआ था। इसका मतलब क्या है, कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे किसको, रेशम को, और रेशम ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए थे, ग्रहण, इसलिए उसके पे आ गया था ऋणावेश और कांच की छड़ पे आ गया था पॉजिटिव। सेम एबोनाइट और बिल्ली की खाल के लिए था बेटा। क्या कहानी, जब बिल्ली की खाल को रगड़ा गया था रेशम से बिल्ली की खाल से एबोनाइट को रगड़ा गया था तो एबोनाइट नेगेटिव हुई थी। इसका मतलब यह है बच्चा कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट में चले गए, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण, इसलिए उस पर आ गया था नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक की अवधारणा यही कहती है बच्चा, ठीक है। और सुनिए, इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा सोडियम तो इलेक्ट्रॉन के पास बेटा कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। तो वजन होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसका जो द्रव्यमान होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द्रव्यमान में क्या आएगी बच्चा, कमी आएगी। कभी कभी पूछा जाता है बच्चा क्वेश्चन कि अगर कोई तत्व है उस पर धनावेश आया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो द्रव्यमान होगा उसमें क्या होगी, कमी आएगी कि बढ़ोतरी होगी। इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है मतलब नेगेटिव चार्ज अगर आया है तो उसके द्रव्यमान में क्या हुई होगी बेटा, वृद्धि हुई होगी। क्या हुई होगी, वृद्धि। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए याद रखने वाले होते हैं, ठीक है ना बच्चा। इतनी बात इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा की हो गई। जो लास्ट बात करेंगे वो हम करेंगे आवेश का मात्रक और विमा। क्या करेंगे, आवेश के मात्रक और विमा की बात करेंगे। चलिए आवेश के मात्रक और विमा की बात करते हैं। आवेश की मात्रक और विमा की बात करते हैं। आवेश को हमने जान लिया कहाँ से आया, क्या सीन हुआ। तो आवेश को नापने के लिए मात्रक बनाए गए। क्या बनाए गए, आवेश का मात्रक एवं विमा। हर चैप्टर में मात्रक और विमा आपको जाननी है। कोई भी फार्मूला अगर आपको आता है तो आप मात्रक निकाल सकते हैं, आप विमा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आवेश की मात्रक और विमा की बात करते हैं। आवेश को प्रदर्शित करेंगे बच्चा क्यू से। क्यू हमने एक फार्मूला पढ़ा था सर बचपन में, I बराबर Q/T। आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये क्या है बच्चा, धारा है। ये क्या है बच्चा, धारा। और ये क्या है, आवेश। क्या है, आवेश है। Q और T सभी को पता है बच्चा, क्या है, समय है। समय है। अगर सभी लोगों को पता है तो इसके नीचे एक मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर सकते हैं तो Q = IT आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चा, बोलो आ जाएगा कि नहीं। आवेश का मात्रक निकालने का मतलब है कि I का मात्रक निकाल लो सर और T का मात्रक निकाल लो तो आवेश का मात्रक आ जाएगा। तो आवेश के मात्रक लिखने के लिए Q का हमें पता है। I का मात्रक बच्चा, धारा को नापते हैं बच्चा एम्पियर में। किस में नापते हैं, एम्पियर में। और समय को नापते हैं बच्चा सेकंड में। किस में नापते हैं, सेकंड में। तो जो आवेश का मात्रक हो गया बच्चा वो क्या हो गया, एम्पियर सेकंड, या इसी को बच्चा क्या कहेंगे, कूलाम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, कूलाम। ये हम लोगों को याद रखना है कि इसको क्या कहेंगे, कूलाम, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे बच्चा किससे, सी से, ठीक है। मात्रक के बाद अगर बात करेंगे विमा की, किसकी बात करेंगे, विमा की। तो विमा हमें पता है वैद्युत धारा की विमा होती है बच्चा ए। क्या होती है, ए। और समय की विमा होती है बच्चा टी। क्या होती है, टी। तो इस तरीके से जो विमा निकल के आई इसकी बच्चा ए टी निकल के आई। क्या निकल के आई, ए टी। राशि पूछी है बच्चा क्या है, तो राशि है बच्चा ये अदिश। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। बार बार कहेंगे आवेश की जो मात्रक है बच्चा क्या है, एम्पियर सेकंड है। विमा क्या है बच्चा, 80 है। और दूसरा मात्रक इसका जो पॉपुलर है कूलाम, जहां हम लोग सब जगह आवेश का मात्रक क्या लेके चलेंगे, कूलाम लेके चलेंगे, ठीक है बच्चा। दो तीन बातें और देखेंगे बच्चा। अगर हमें क्या पूछा जाए कि मिली कूलाम को कूलाम में चेंज करना हो बच्चा तो 10³ कूलाम लिखेंगे। माइक्रो कूलाम को अगर कूलाम में चेंज करना हो बच्चा 10⁶ लिखेंगे। माइक्रो कूलाम को अगर नैनो कूलाम से अगर कूलाम में जाएंगे तो बच्चा 10⁹ का करेंगे। और पिको कूलाम से अगर करेंगे तो 10⁻⁻12 करेंगे बच्चा। इतनी बात क्लियर है बच्चा। इतनी बातें और याद रख लेंगे हम कि मिली से जब भी हम लोग कूलाम में जाएंगे 10⁻³ कर लेंगे। माइक्रो से जाएंगे तो 10⁻6 कर लेंगे। नैनो से जाएंगे 10⁻9 कर लेंगे। पिको से जाएंगे 10⁻12 कर लेंगे बच्चा। ये ऐसा ही मात्रक लिखे हैं आपके सामने। कौन से मात्रक लिखे हैं बच्चा, ऐसा ही मात्रक लिखे हैं। आई थिंक इतनी बातें आपको सभी लोगों को क्लियर होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी मदद हो सके। इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आऊँगा। इस बार करेंगे हम लोग एक बेहतरीन तरीके से तैयारी। इसी तरीके से बहुत अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और अपने
पढ़ाई को निरंतर करते रहिए। आपकी उम्मीदें, आपने जो सपने देखे हैं 2022 के लिए, 2025 के लिए, उसके लिए मैं आपके साथ बराबर मेहनत करता रहूँगा। आप भी हमारा सहयोग करते रहिए। अपने माँ बाप को एक खुशी दीजिए, बहुत अच्छा करके 2025 में खुद से वादा कीजिए कि मैं 2025 में इतना बेस्ट करूँगा ताकि हमारे द्वारा हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो सके। वो उनकी जो फीलिंग होती है बेटा, उनको जब बच्चा कुछ अच्छा करता है वो वाली फीलिंग उनको दिखानी है। तो मैं भी आपके साथ लगा हूँ, आप भी मेरे साथ लगे रहिए। इसी तरीके से आगे पढ़ाई करते रहेंगे और अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।